टाउनशिप से वापसी पर रात नानी मेरे कमरे में आई। वो मेरे जख्म पर मरहम लगाना चाहती थीं। अब नानी को कोई बताए जख्म तो पहले ही एक अपसरा ने भर दिए थे। महरूज बेटा, मैंने तमधारी खाला को बहुत समझाया था कि महरूज बड़ा अच्छा लड़का है। वो भी किया करती तलत और सानिया को वो लड़का बहुत पसंद था। नानी की ये बात सुनकर मुझे 440 वोल्ट का करंट लगा। सानिया को? तलत के कजिन का बेटा है, प्रॉपर्टी डीलर है। सानिया उसे पसंद भी करती थी। सानिया को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। तलत ने सानिया से पूछा, उसने फौरन ही अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। किसी को मोहब्बत बिन मांगे ही मिल जाती है और कोई मांगकर भी खाली हाथ ही रहता है। जारी है, मैंने बड़े शायराना अंदाज में नानी से कहा था। उस दूर में मोबाइल आम नहीं था, अलबत्ता PTCL के नंबर का सहारा ज़रूर था, जो बिस्मा के घर में पहले से मौजूद था। मुझे ये सहूलत भी मैसर नहीं थी। ताया जी और नबील के घर पर टेलीफोन तो था, मगर लकड़ी के बॉक्स में बंद, जिस पर एक ताला हमेशा पड़ा रहता। नबील के घर जो टेलीफोन था, उस फ़ोन की चाबी नबील के अब्बू के खिस्से में होती थी। ताया के घर जो फ़ोन था, उसकी चाबी ताई के परानदा के साथ बंधी होती। वहाँ से फ़ोन करना ऐसे ही था जैसे कि भूखे शेर के मुंह से गोश्त निकाल कर लाना हो। इसलिए मजबूरा PCO ही से कॉल करनी पड़ती। PCO वाले भी बड़े जालिम थे, आशिकों से तो डबल पैसे लेते। एक तो कान लगाकर आशिकों की बातें सुनते और धीमा धीमा मुस्कुराते रहते। पैसों की बात आती तो फौरन ही उनकी माथे पर सजा लेते। PCO से बिस्मा को फ़ोन कर के मेरा बाल बाल कर्जे में डूब गया था। नबील और आरफा से कई हजार रुपए में कर्ज ले चुका था। उन दोनों से उधार लेता और सीधा PCO की राह पकड़ता। पहले मासी फ़ोन उठाती में कोई जवाब ना देता। मासी जानते बूझते हुए भी घनी बिन जाती और ज़ोर से रंग नंबर का नारा लगा देती। ये बिस्मा के लिए सिग्नल होता। मासी के घर में बहू भी थी, जिससे मासी मुहतात रहती थीं। मासी और नानी को मेरी और बिस्मा की परावन चलती हुई मोहब्बत की पूरी खबर थी। मासी भी चाहती थी कि मेरा और बिस्मा का रिश्ता हो जाए। मैं बिस्मा को देखने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था, फिर भी आँखों की प्यास नहीं बुझती थी। कई बार तो मैं ग्वालमंडी से साइकिल पर सोयरा टाउनशिप कॉलेज रोड पर वाक़ई बिस्मा के कॉलेज के बाहर उससे मिलने के लिए गया। मुलाकात तो ना हो पाती, सिर्फ उसे देख ही पाता। बिस्मा के ताया की बेटी संदस और उसके मोहल्ले की 2 लड़कियां उसके साथ पढ़ती थीं, जो सब मुझे अच्छी तरह से जानती थीं। 6 आँखों से बचते बचाते मैं और बिस्मा सिर्फ आँखें 4 ही कर सकते थे। वो जैसे ही हो जाती मैं अपनी साइकिल पकड़ता और रेलवे रोड पर वाक़ई अपने टेक्निकल कॉलेज की तरफ गोली की रफ्तार से लूटता। बिस्मा से आँखें 4 करने के चक्कर में मेरी तालीम रफू चक्कर हो रही थी। अक्सर मुझे लेट होने की वजह से क्लास में दाखिले से रोक दिया जाता। अल्लाह भला करे बिस्मा के ताया की बेटी संदस का, जिसने मेरी तालीम का हरज नहीं होने दिया और ये बात जाकर मासी आसिया के कान में डाल दी। अगले दिन जैसे ही मैंने मासी के घर फ़ोन किया, मासी ने कॉल रिसीव की। हेलो। मासी की आवाज़ सुनकर भी मैं खामोश ही रहा। मासी की दूसरी तरफ से सरगोशी के अंदाज में दोबारा आवाज़ आई, महरूज बेटा, तुम बिस्मा के कॉलेज मत आया करो। मासी ने सिर्फ इतना ही कहा और फिर से फ़ोन बंद कर दिया। मासी की बात मेरे लिए हुक्म से बढ़कर थी। क्यों ना होती, एक तो वो मौसी थीं और दूसरी बिस्मा की मां। मैंने बिस्मा के कॉलेज जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन मासी ने फ़ोन पर दूसरा फरमान भी सुन दिया कि आइंदा सिर्फ तुम इतवार वाले दिन सुबह 9 से 12 के दरमियान ही बिस्मा को कॉल कर सकते हो। मैंने दिल पर पत्थर रख के मासी का ये हुक्म भी मान लिया। बिस्मा से मुलाकात के लिए ना जाने मुझे किया पापड़ बेलने पड़ते। किसी की शादी का कार्ड, कोई सामान, किसी को टाउनशिप ले जाना हो, महरूज साहब 24/7 हर वक्त मैसर थे। जिन दिनों मेरा बिस्मा से इंक मटका चल रहा था, उसी दौरान एक दिन मैं छत पर अपने कबूतरों को दाना डाल रहा था। लो मिठाई खाओ। मैं पलटा, नबील मेरे पीछे खड़ा था, उसके हाथ में मिठाई की प्लेट थी। तुम आज दुकान पर नहीं गए? मैंने बर्फी की एक डली प्लेट में से उठते हुए पूछा। आज आली की मंगनी थी। अच्छा, कहाँ की है? गोजरानवाला में। लड़के की दूध दही की दुकान है। भाभी सुगरी और खलील भाई आए थे मंगनी पर। मैंने पूछा। नबील ने जवाब दिया। अब्बा जी ने मनाया था, मैं इनके ख़ानदानी इख्तिलाफ से वाकिफ़ था, इसलिए मज़ीद बात नहीं की। खलील भाई अपने साले ज़फ़रू से आली का रिश्ता करवाना चाहते थे, जिसके हक़ में नबील नहीं था। हम दोनों ही मिठाई खाते हुए कुछ सोचने लगे। तुमने लड़के के बारे में नहीं पूछा? मैं मिठाई खाते हुए चुंक पड़ा। तुमने रिश्ता किया है तो अच्छा ही होगा। अलामत वावन।
आली को गुजरों के घर नहीं पैदा होना चाहिए था। नबील की बात सुनकर मैं मुस्कुराया था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता मैंने देखा एक प्लेट आली भी उठाए हुए छत पर आई और आते ही नबील को पैगाम दे दिया। अब्बा जी बल्ला रहे हैं भाई। नबील जल्दी से नीचे चला गया। मुबारक हो आली। मुबारक किस बात की? आली ने तल्फी से पूछा। तमधारी मंगनी हुई है। अलामत वावन। शादी नहीं होगी जी। आली ने शिकायती नज़रों से मुझे देखा और ये बोलकर हमारे घर की सीढ़ियों उतर गई। आली दिखने में हसीन थी। वो हमेशा बड़ी सी चादर में लिपटी रहती। मैट्रिक तक वो हमेशा क्लास में फर्स्ट ही आई मगर उसने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। ना मैंने कभी नबील से पूछा ना ही उसने बताया। आली कौमी ने कभी भी नंगे सर नहीं देखा था। मेरा मानना है पर्दा औरत की खूबसूरती को छुपाता नहीं है बल्कि बढ़ाता है। औरत जिस कदर कपड़ों में लिपटी होगी वो उस कदर ही पर कशिश नजर आएगी। ऐसा ही कुछ मामला आली के साथ भी था। वो अपने ख्यालों में खोई रहती या फिर घर के कामों में मसरूफ एकदम शांत गुमसुम। उस दिन में उसका जवाब सुनकर हैरान रह गया था। मैं कुछ देर आली के जुमले पर गौर करता रहा फिर दाने वाली प्लेट उठाकर कबूतरों को दाना डालने लगा। आयशा, तुम भी महरूज की मंगनी कर दो। मैंने ये सुना तो मेरे दिल ने फौदकना शुरू कर दिया। माँ जी, कहूँ कुर्दू मंगनी? अम्मी ने नानी की बात को हल्के में लिया था। नानी ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी, महरूज, बिस्मा से कर दी तमधारी मंगनी? इससे पहले मैं कुछ कहता अम्मी जल्दी से बोल पड़ी। अम्मी जी, भाई रशीद के सामने मत कह दीजिएगा। बाजी जो कभी कभी हमसे मिल लेती हैं रशीद भाई उस पर भी पाबंदी लगा देंगे। जानती हूँ रशीद को भी और उसके बाप को भी। वो कौन होता है पाबंदी लगाने वाला? तुम अपनी बात करो। तुम्हें लड़की पसंद है या नहीं? नानी की बात खत्म हुई। अम्मी ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। आपकी मर्जी, मैंने अनजान बनते हुए खुश्क से अंदाज में कहा था। माँ जी, मैं महरूज के अब्बू से पूछ लूँ? अम्मी ने नानी को टालने की कोशिश की। मैं पूछ चुकी हूँ, उसे कोई एतराज़ नहीं है। नानी ने फिर से कह दिया। अम्मी ने हैरत से नानी की तरफ देखा। आखिर वो मेरी माँ की माँ थी। कहा ना, पूछ चुकी हूँ। अम्मी ना जाने क्या कहना चाहती थी मगर नानी को कह ना सकी। नानी फिर मेरी तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगी, महरूज तुम नबील से मोटरसाइकिल ले आओ और आज ही मुझे टाउनशिप छोड़ आओ। जैसे ही कोई मुनासिब वक्त मिलेगा मैं रशीद और आसिया से बात करती हूँ। मैं पूरी तैयारी के साथ नानी को लेकर टाउनशिप पहुँचा। खालू रशीद तबीयत की नासाजी की वजह से घर पर ही थे। खालू की तबीयत तो कुछ बेहतर हो चुकी थी, उनको घर पर देखकर मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हो गई। एक लम्हे के लिए भी खालू ने मुझे अपनी नज़रों से ओझल होने नहीं दिया। मैं तो सिर्फ बिस्मा के हाथ और पाँव ही देख सका। खालू की मौजूदगी में बिस्मा के घर रुकना फजूल था। इससे पहले कि खालू मुझे खुद वापस जाने के लिए कहते मैंने इज्जत से उठना ही बेहतर समझा।